ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से कुछ तारे नर्व्स निकल कर जाते हैं पूरे बॉडी पार्ट्स में। न्यूरॉन सेल में सबसे पहले सिग्नल डेंड्राइट से रिसीव करते हैं। अब सेल बॉडी से एक सिग्नल पास होता है इस एक्सॉन में से। हमारा जो ब्रेन है उसमें ये जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है इसे कहते हैं फोर ब्रेन। ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस होता है वो हार्मोन्स के सिक्रेशन को मैनेज करता है। हमारा हाथ अगर अचानक से किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच होता है, ये सिग्नल सेंसरी न्यूरॉन लेके जाता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। जिस पॉइंट पर ये मोटर न्यूरॉन मसल से कनेक्ट होता है, इस पॉइंट को कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो देखो, एक क्वेश्चन लगातार 2025, 2024, 2023, 2020 को पूछा गया है। जब प्लांट स्टिमुलस की तरफ यानी लाइट की तरफ बेंड हो जाता है तो उसे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिनिज्म कहते हैं। अगर आप छुई में प्लांट के लीव्स को टच करोगे तो उनके लीव्स तुरंत फोल्ड हो जाते हैं। तो ये लीव्स तुरंत कैसे फोल्ड हो जाते हैं? नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस का और एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है और हम इसे और आसान तरीके से पढ़ेंगे। तो आगे आपको वीडियो में पता चलने वाला है कि ये इतना आसान कैसे हो सकता है। तो इस वीडियो में सब कुछ कवर होने वाला है, इंक्लूडिंग यूर एनसीईआरटी। और हर पॉइंट के बाद हम उस पॉइंट पर पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं बचेगी जो इस चैप्टर में से आपका एक भी नंबर काट सके, और ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करें। ऑल राइट गाइस, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, और इसे हम एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। तो देखो, ये है हमारा ब्रेन, और हमारी जो आंखें होती है वो ब्रेन से कुछ इस तरह से कनेक्टेड होती है। मान लीजिए आप एक जगह पर ऐसे ही बैठे हो और किसी ने अचानक से आपके आंखों पर फ्लैश लाइट मार दिया। तो इस सिचुएशन में आपका रिएक्शन क्या होगा? आपकी आंखें तुरंत बंद होने लगती है। तो ये कैसे होता है? ये अपने आप तो नहीं होगा। जैसे आपकी आंखों पर लाइट पड़ती है तो आंखों से ये सिग्नल जाता है ब्रेन में, और ब्रेन तुरंत इंस्टेंटली वापस सिग्नल भेजता है कि भाई आंखें क्लोज करनी होगी, नहीं तो ज़्यादा लाइट से आंखें खराब हो सकती है। तो आपकी आंखों के मसल तुरंत सिकुड़ जाते हैं और आंखों को क्लोज कर लेते हैं। और ये जो प्रोसेस है वो 1 सेकंड के अंदर होता है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब यही है, हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स एक साथ मिलकर इन्वायरमेंट में जो एक्शन हुई है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, वर्किंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट इन्वायरमेंटल एक्शन। तो ये इन्वायरमेंटल एक्शन कुछ भी हो सकती है, और साइंस की भाषा में इस इन्वायरमेंटल एक्शन को कहते हैं स्टिमुलाई, जो हम आगे वीडियो में देखेंगे। ऑल राइट गाइस, तो सबसे पहले हम एनिमल्स के अंदर एक कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है ये देखेंगे, और इसके बाद प्लांट्स के अंदर एक कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है ये हमें देखना है। तो कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में हमें पढ़ना है नर्वस सिस्टम, जो हमारे दिमाग से रिलेटेड है, और हमें पढ़ना है एंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स यानी जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उसके रिलेटेड है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं इस नर्वस सिस्टम को। बहुत ही आसान भाषा में हम इसे समझेंगे। तो छात्र और छात्राओं, तैयार हो जाइए अपने दिमाग को समझने के लिए। हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे शॉर्ट में CNS भी कहते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी नाम से ही आप समझ गए होंगे, ये नर्वस सिस्टम का मेन कंट्रोल सेंटर है। और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको शॉर्ट में PNS भी कहा जाता है। तो देखो, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हमारे बॉडी का मेन कंट्रोलिंग सेंटर है, और इस पूरी दुनिया में सभी प्राणियों में से हम मनुष्य का ही दिमाग सबसे ज़्यादा विकसित है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को समझने के लिए पर्याप्त है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक सुपर कंप्यूटर है, जिसको अगर कोई सही से इस्तेमाल करना जान ले तो वो इंसान इस दुनिया में जो चाहे वो हासिल कर सकता है। और ये जो हमारा सुपर कंप्यूटर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये 2 मेन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला है ब्रेन। आपने कभी किसी को कहा होगा कि तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? तो ये वही वाला दिमाग यानी ब्रेन है। और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। इस ब्रेन के नीचे आपको जो छोटी सी पूंछ निकलती हुई दिख रही है, इसको ही स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। हमारे बॉडी के बैक साइड में जो रीढ़ की हड्डी है, जिसे हम बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता है। इस रीढ़ की हड्डी के अंदर जो एम्प्टी स्पेस होता है, इसके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड होता है।
और जहाँ पर हमारी ये रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है वहाँ तक ये स्पाइनल कॉर्ड की पूंछ होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है आपको समझ में आया? जो हमारा वर्टिबल कॉलम है जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इसके अंदर जो हैलो एम्प्टी स्पेस होता है इसमें स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो एक तरह से नर्व फाइबर्स का गुच्छा होता है। ऑल राइट गाइज, तो देखो हमारा जो ब्रेन है वो डिसीजन अकेला नहीं लेता है, बल्कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं। इसीलिए जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा ब्रेन है उतना ही इम्पोर्टेंट स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये दो चीज़ें मिलाकर बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन कौन? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ये हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। तो ये क्या है? अभी हमने देखा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर डिसीजन वगैरह लेते हैं और मिलकर पूरे बॉडी के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से कुछ तारे नर्व्स निकलते हुए जाते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। तो ये जो नर्व्स ब्रेन से निकल रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं, इन नर्व्स को ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक सिग्नल पहुंचाते हैं। तो ये नर्व्स क्या है? एक तरह की वायर्स या तार्स होते हैं जिनके माध्यम से ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल जाता है पूरे बॉडी पार्ट्स में। अब जो नर्व्स हमारे ब्रेन से निकलते हैं उनको हम क्रैनियल नर्व्स कहते हैं, और जो नर्व्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं उन नर्व्स को हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है? ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती है उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। जो ब्रेन से नर्व्स निकलती है उसको क्रैनियल नर्व्स कहते हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती है उसको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ऑल राइट गाइज, ये जो ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व सेल्स निकलकर पूरी बॉडी पार्ट्स में पहुंचे हैं, तो अब हमें ये देखना है कि ये नर्व सेल्स किस तरह से दिखते हैं, यानी इनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और इनके अंदर से सिग्नल किस तरह से पास होता है। तो यहाँ से हम एक नर्व सेल यानी न्यूरॉन्स को लेंगे और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है ये हमें पढ़ना है। तो देखो, ये न्यूरॉन सेल एक साइड पर इस तरह से पेड़ के ब्रांचेस की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, और इसके बीच में ये सेल का न्यूक्लियस होता है, और यहाँ से एक लंबी पूंछ बनाकर एंडिंग साइड पर ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो चलिए इस न्यूरॉन सेल के डिफरेंट पार्ट्स को लेबलिंग करते हैं। तो सबसे पहले इस साइड पर ये जो आपको पेड़ के ब्रांचेस की तरह या फिर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है इसे कहते हैं डेंड्राइट्स। और ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं? दूसरे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन सिग्नल लेते हैं, और इन डेंड्राइट्स के बीच में यहाँ पे है हमारी सेल बॉडी। तो इन डेंड्राइट्स से ये सिग्नल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आते हैं इस सेल बॉडी में, और सेल बॉडी से ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इस लंबी सी पूंछ से होते हुए गुजरते हैं जिसे एक्सॉन कहते हैं। और इस एक्सॉन के ऊपर आपको जो कवरिंग दिख रही है, ये जो छोटे छोटे क्यूब दिख रहे हैं, इसे कहते हैं माइलिन शीथ। और इस माइलिन शीथ का काम क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को फास्ट ट्रैवल करने में सहायता करता है। और लास्ट में जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इस नर्व एंडिंग पर आते हैं तो ये नर्व एंडिंग इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को केमिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह से सिग्नल या इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन न्यूरॉन सेल से ट्रैवल होता है। तो यहाँ से एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो इन न्यूरॉन सेल के कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है ये आपको याद रखना है। तो चलिए हम और एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये दूसरे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन या सिग्नल कलेक्ट कर लेते हैं। तो इन डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या है? दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन सेल। इसके बाद ये है सेल बॉडी। तो इस सेल बॉडी का काम क्या होता है? डेंड्राइट्स ने जो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस लिए है ये इसे अपने अंदर कलेक्ट कर लेती है। टेक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम डेंड्राइट्स। अब इस सेल बॉडी से ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस गुजरते हैं इस एक्सॉन से। तो इस एक्सॉन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस गुजरते हैं, तो हम इस एक्सॉन का फंक्शन लिख सकते हैं, ये सेल बॉडी से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नर्व एंडिंग तक पहुंचाता है। कैरी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम सेल बॉडी
टू द नर्व एंडिंग। इस एक्सॉन के ऊपर आपको जो कोटिंग दिख रही है, जो छोटे छोटे क्यूब दिख रहे हैं, ये है माइलिन शीथ। तो इस माइलिन शीथ का काम होता है, ये क्या करता है, एक्सॉन से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रैवल हो रहे हैं, ये इसकी स्पीड बढ़ाता है, इंक्रीज द स्पीड ऑफ इम्पल्सेस। अब आखिर में इन एक्सॉन से ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इस नर्व एंडिंग में आने के बाद ये नर्व एंडिंग इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये नर्व एंडिंग का फंक्शन हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल्स। तो यहाँ पे आपको ये जो सीक्वेंस है ये सही से याद रखना है। सबसे पहले डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन सिग्नल लेते हैं। इन डेंड्राइट से ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आते हैं सेल बॉडी में, सेल बॉडी से ये गुजरते हैं इस एक्सॉन में से, और लास्ट में जब एक्सॉन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आते हैं नर्व एंडिंग में, तो ये नर्व एंडिंग इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कन्वर्ट कर देता है केमिकल सिग्नल्स में। तो ये जो सीक्वेंस है ये आपको सही से याद रखना है, पहले डेंड्राइट, उसके बाद सेल बॉडी, इसके बाद एक्सॉन और लास्ट में नर्व एंडिंग। ऑल राइट गाइज, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अभी हमने देखा ये न्यूरॉन सेल्स किस तरह से दिखते हैं, यानी इनका स्ट्रक्चर कैसा है, और इनके अंदर से सिग्नल किस तरह से ट्रैवल होता है। अब हमें देखना है एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल में सिग्नल किस तरह से ट्रांसफ़र होता है। तो इस न्यूरॉन सेल के आगे हम और एक न्यूरॉन सेल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये बन गया हमारा दूसरा न्यूरॉन सेल। ये इसके डेंड्राइट्स, ये सेल बॉडी, एक्सॉन और आगे होगा नर्व एंडिंग। अब देखो इन दो न्यूरॉन्स के बीच में आपको एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक गैप दिख रहा होगा। तो इस गैप को कहा गया है साइनेप्स। तो अगर आपको पूछा गया साइनेप्स क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे, माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स। अब इस साइनेप्स में, इस गैप के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके पहले हमने देखा नर्व एंडिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो केमिकल सिग्नल्स है इनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। अब ये जो केमिकल सिग्नल्स है ये इस साइनेप्टिक गैप को क्रॉस करके अगले न्यूरॉन के डेंड्राइटिक टिप्स तक पहुंचते हैं, और ये नए इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ये अगले वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स रिसीव करने लगते हैं, और इस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में और दूसरे से तीसरे न्यूरॉन में सिग्नल ट्रांसफ़र होते रहता है। तो हमारे नर्वस सिस्टम का जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, और पूरे बॉडी के अंदर जो नर्व सेल्स का नेटवर्क है, इनके अंदर इसी तरह इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं ये न्यूरॉन एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया। तो चलिए इस पॉइंट पर पूछे गए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये 2024 का क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम which helps in communication between central nervous system and other parts of the body. What are the two components of this system? तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमारे नर्वस सिस्टम का कौन सा ऐसा पार्ट है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दूसरे बॉडी ऑर्गन्स में कम्युनिकेट करवाता है। तो हमने क्या पढ़ा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, इनसे नर्व्स निकलकर पूरे बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचे हैं। तो ये नर्व्स ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दूसरे बॉडी ऑर्गन्स में कम्युनिकेट करवाता है। तो ये जो नर्व्स है यही है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दूसरे बॉडी ऑर्गन्स में कम्युनिकेट करवाता है। अब इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो कंपोनेंट्स, दो नर्व्स कौन से होते हैं, एक होते हैं क्रैनियल नर्व्स जो ब्रेन से निकलते हैं, और दूसरे होते हैं स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन एमसीक्यू का है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रैवल इन अ न्यूरॉन फ्रॉम, यानी न्यूरॉन्स के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, इसका सीक्वेंस क्या है, ये हमें बताना है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था 2025, 2019, 2018। तो सबसे पहले न्यूरॉन्स के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सिग्नल आता है डेंड्राइट्स में,
डेंड्राइट से ए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लेता है सेल बॉडी से ए पास होता है एक्सॉन से, और एक्सॉन से आता है नर्व एंडिंग में, जहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ए हमारा करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। तो ए कहाँ पर है? बी में। पहला डेंड्राइट, उसके बाद सेल बॉडी, एक्सॉन और नर्व एंडिंग। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन न्यूरॉन्स का ही है। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन एंड लेबल इट्स पार्ट्स। और आगे क्या बताया है? फेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड through which information is travel in an electrical impulses and where the electrical impulses must be converted into chemical signals। तो ये सवाल 2019 और 18 में पूछा गया था। तो सबसे पहले हमें न्यूरॉन का डायग्राम ड्रॉ करना है और इसके डिफरेंट पार्ट्स को लेबलिंग करना है। तो सबसे पहले न्यूरॉन्स का ये हो गया न्यूक्लियस, और ये बन गया इसका सेल बॉडी, और सेल बॉडी के सराउंडिंग पर ये बन गए हमारे डेंड्राइट्स। अब सेल बॉडी से ये आता है हमारा एक्सॉन, और इस एक्सॉन के ऊपर होते हैं माइलिन शीथ, और एक्सॉन के एंडिंग पर न्यूरॉन का बन गया नर्व एंडिंग। तो चलिए इसको लेबलिंग करते हैं। ए हो जाएंगे हमारे डेंड्राइट्स, और इसके बीच में ए है हमारी सेल बॉडी, और सेल बॉडी से ए लंबी वाली पूंछ, ए हो जाएगा हमारा एक्सॉन, और लास्ट में ए है नर्व एंडिंग। तो सबसे पहले हमने न्यूरॉन को ड्रॉ कर लिया और उसके डिफरेंट पार्ट्स को लेबलिंग भी कर दिया। अब आगे क्या पूछा है? फेयर द इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, यानी न्यूरॉन्स के अंदर सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिग्नल कौन लेता है? तो डेंड्राइट्स होते हैं, वो लेते हैं। तो न्यूरॉन्स में सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिग्नल कौन लेता है? डेंड्राइट्स। इसके बाद हमें क्या बताना है? थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज ट्रैवल इन एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो न्यूरॉन्स के अंदर ये इंफॉर्मेशन, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कौन से पार्ट से ट्रैवल होता है? तो किससे ट्रैवल होता है? इस एक्सॉन से। फिर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल्स, यानी न्यूरॉन्स में कौन से पार्ट पर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किए जाते हैं? तो कौन से पार्ट में? नर्व एंडिंग में। ये नर्व एंडिंग इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। ऑल राइट गाइज, तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? अगर आपका हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छूता है तो वो तुरंत अपने आप पीछे आता है, इसको ये रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और ये प्रोसेस एग्जैक्टली हमारे बॉडी के अंदर किस तरह से होता है, यही हमें देखना है। तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से हम इसे समझते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन को समझने के लिए हमें इसका सबसे पहले डायग्राम बनाना होगा। हमारा हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच होने के बाद तुरंत पीछे आता है, तो यही हमें दिखाना है। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया एक हाथ, और ये है हाथ के फिंगर्स, और मान लो ये है किचन पर उबली हुई गर्मा गर्म दाल खिचड़ी जिसमें से धुआं हीट निकल रही है। तो इस रिफ्लेक्स एक्शन में हमारे शरीर का जो मेन ऑर्गन इन्वॉल्व होता है वो होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये रहा हमारा स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे बैकबोन यानी रीढ़ के हड्डी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अगर हम इस स्पाइनल कॉर्ड के छोटे से पार्ट को जूम करके देखेंगे तो ये अंदर से कुछ इस तरह से दिखता है, और इसके सराउंडिंग पर ये जो रीढ़ की हड्डी है जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो मान लीजिए इसमें है गर्मा गर्म दाल खिचड़ी जिसमें से धुआं हीट निकल रही है, और अगर गलती से हमारा हाथ इस हॉट ऑब्जेक्ट को टच होता है तो हमारा हाथ तुरंत पीछे हो जाता है। तो ये कैसे होता है? तो देखो हमारे हाथ के स्किन पर होते हैं रिसेप्टर्स। तो जैसे ही हमारा हाथ इस हॉट ऑब्जेक्ट को टच करता है, हमारे हाथ के रिसेप्टर्स इस हीट को डिटेक्ट यानी महसूस करते हैं, और इन रिसेप्टर्स से कनेक्टेड होते हैं नर्व सेल्स। तो इन रिसेप्टर्स से ये सिग्नल नर्व सेल्स लेके जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, और जो नर्व सेल रिसेप्टर से सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है उसे सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, क्योंकि ये नर्व सेल सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड में लेके जा रही है। अब स्पाइनल कॉर्ड में ये सिग्नल आने के बाद स्पाइनल कॉर्ड तुरंत इस एक्शन को समझता है कि भाई किसी हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ टच हुआ है, हाथ पीछे लेना होगा नहीं तो हाथ जल जाएगा। अब देखो जैसे ही सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल आता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक छोटा सा न्यूरॉन होता है जिसे रिले न्यूरॉन कहते हैं। ये क्या करता है? सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल लेता है
और जो भी एक्शन हुई उसे समझता है और इस पर जो भी रिस्पॉन्स देना है वो दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल भेजता है। और जो नर्व सेल स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल लेके जा रहा है इसको कहते हैं मोटार न्यूरॉन। और ये मोटार न्यूरॉन्स हमारे मसल्स से कनेक्टेड होते हैं। तो ये है हमारा आर्म का मसल इन आर्म्स, और इस मसल आर्म को कहा जाता है इफेक्टर। इसको इफेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एक्शन हुई है इसके रिस्पॉन्स में ये रिस्पॉन्ड करता है, जिससे हाथ तुरंत पीछे आता है। तो यहाँ पे हम और एक बार रिपीट करते हैं। तो देखो, जैसे आपका हाथ इस हॉट ऑब्जेक्ट को टच होता है आपके स्किन के रिसेप्टर्स को हीट महसूस होती है। तो इस हीट को स्टिमुलाई भी कहते हैं। तो ये स्टिमुलाई क्या है? इन्वायरमेंट में जो भी चेंज होता है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, उसको ही स्टिमुलाई कहते हैं। चेंज इन द एनवायरमेंट विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। तो यहाँ पे हमारे हाथ को जैसे ही हीट महसूस होती है ये तुरंत पीछे हो जाता है। तो यहाँ पे स्टिमुलाई क्या है? हीट। अब इस स्टिमुलाई, इस हीट को हमारे हाथ के स्किन में जो रिसेप्टर्स होते हैं ये इस हीट स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर लेते हैं, यानी महसूस कर लेते हैं। अब इस रिसेप्टर से कनेक्टेड होती है नर्व सेल, जिसे सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। और इस सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा ये सिग्नल जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। और स्पाइनल कॉर्ड में जो रिले न्यूरॉन होता है ये सेंसरी न्यूरॉन से ये सिग्नल लेता है, उस एक्शन को समझता है और इसके रिस्पॉन्स में क्या रिस्पॉन्ड करना है ये सिग्नल मोटर न्यूरॉन के द्वारा भेजता है। तो यहाँ पे रिले न्यूरॉन का काम क्या होता है? ये सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट करता है। इसीलिए इस रिले न्यूरॉन को इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं, क्योंकि ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। अब हीट जो स्टिमुला है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन के द्वारा सिग्नल भेजा जाता है। अब ये मोटर न्यूरॉन कनेक्टेड होती है मसल से। तो ये हमारी आर्म का मसल है, मसल इन आर्म्स। अब इस मसल को इफेक्टर कहते हैं, क्योंकि हमारी जो स्टिमुला है, जो हीट है, उसके अगेंस्ट ये रिस्पॉन्ड करता है, यानी ये हाथ को पीछे लेने में मदद करता है, इसीलिए इसे इफेक्टर कहा गया है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ टच होने के बाद वो पीछे आने तक, ये पूरा प्रोसेस 1 सेकंड के अंदर होता है। तो यहाँ पर आपको ये रिफ्लेक्स एक्शन का सीक्वेंस सही से याद रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टिमुला क्या है? हीट। तो इस हीट को हमारे हाथ के रिसेप्टर्स डिटेक्ट यानी महसूस करते हैं। अब इन रिसेप्टर से ये सिग्नल सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो रिले न्यूरॉन है वो ये सेंसरी न्यूरॉन से ये सिग्नल लेता है और इस सिचुएशन पर क्या रिस्पॉन्ड करना है ये सिग्नल भेजता है मोटर न्यूरॉन के द्वारा। अब ये मोटर न्यूरॉन कनेक्टेड होती है इफेक्टर से, जो हमारे मसल्स है। इन मसल्स के अंदर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं जो मोटर न्यूरॉन से सिग्नल मिलने के बाद अपना शेप चेंज करते हैं, जिससे हाथ पीछे आता है। और इस तरह से ये रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट होता है, और ये पूरा प्रोसेस 1 सेकंड के अंदर होता है। और ये रिफ्लेक्स एक्शन का पूरा प्रोसेस स्पाइनल कॉर्ड अकेला हैंडल करता है, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। तो इसमें ब्रेन इन्वॉल्व क्यों नहीं होता और ये पूरा प्रोसेस स्पाइनल कॉर्ड अकेला क्यों हैंडल करता है? तो देखो, अगर अचानक से आपने किसी गर्म चीज़ को छुआ तो पहले नर्व सेल ये सिग्नल लेके जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड में। तो स्पाइनल कॉर्ड ये सिग्नल अगर ब्रेन में लेके जाएगा तो ब्रेन इस पर थोड़ा थिंकिंग यानी विचार करेगा, और इसके बाद इस सिचुएशन पर क्या रिस्पॉन्ड करना है ये मैसेज सिग्नल दोबारा स्पाइनल कॉर्ड को देगा। और स्पाइनल कॉर्ड से ये सिग्नल दोबारा हाथ तक आने तक हमारा हाथ जल चुका होता। तो ये प्रोसेस पूरा टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स हो जाता, इसलिए यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के बिना अकेला डिसीजन लेता है। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को एक मैसेज भेजता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, और ब्रेन इस मैसेज को एक मेमोरी के तौर पर स्टोर कर लेता है, जिससे हमें याद रहता है कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि रिफ्लेक्स एक्शन एक सडन, क्विक और इनवॉलंटरी मूवमेंट है। इनवॉलंटरी यानी ये अपने आप हो जाता है, इसमें थिंकिंग वगैरह इन्वॉल्व नहीं होती है। और ये रिफ्लेक्स एक्शन
अकेला स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, जिससे हमारी बॉडी को इन्वायरमेंट में जो एक्शन हुआ है उसके अगेंस्ट तुरंत एक्शन लेने में मदद होती है, जिससे हमारी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं होता है। अब हमारा अगला पॉइंट है रिसेप्टर्स। तो ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं? आपने कभी किसी फूल का स्मेल लिया होगा, तो हम स्मेल कहाँ से लेते हैं? नाक से। और आप फूड को टेस्ट करते हैं किससे? आपके टंग से। तो ये जो स्मेल आपने नोज से रिसीव किया, टेस्ट जो आपके टंग को मिलता है, तो ये जो चेंज है वो आपने रिसीव किया। तो ऐसे सेल्स, ऐसे टिश्यूज, ऐसे ऑर्गन्स जो उस स्टिमुलाई को रिसीव करे, उनको रिसेप्टर्स कहते हैं। तो देखो, हमारे बॉडी पर डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं। पहला है फोटो रिसेप्टर्स। फोटो मीन्स लाइट। तो लाइट को कौन देखता है? आँखें। तो ये फोटो रिसेप्टर्स होते हैं हमारी आँखों के अंदर। ये लाइट को रिसीव करते हैं, जिससे हम देख पाते हैं। हेल्प इन विजन। अब दूसरा रिसेप्टर है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, और ये होते हैं हमारे नोज के अंदर, और इनका काम होता है अलग अलग स्मेल्स को पहचानना, डिटेक्ट स्मेल एंड ऑर्डर्स। अब तीसरा रिसेप्टर है गैस्टेटरी रिसेप्टर। तो ये गैस्टेटरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हमारे टंग के ऊपर, और इनका काम होता है टेस्ट को पहचानना, डिटेक्ट टेस्ट। अब अगला रिसेप्टर है थर्मो रिसेप्टर, और ये थर्मो रिसेप्टर्स हमारे पूरे बॉडी के स्किन के अंदर होता है, और ये हीट और कोल्ड को परस्यू करते हैं, यानी एनवायरनमेंट में जो भी चेंज होता है, हॉट कोल्ड, ये उसे महसूस करते हैं। और लास्ट फोनो रिसेप्टर। फोनो यानी हम फ़ोन कहाँ पे लगाते हैं? कान पर। तो ये फोनो रिसेप्टर होते हैं हमारे ईयर के अंदर, और इनका काम होता है साउंड और वाइब्रेशन को पहचानना, डिटेक्ट साउंड एंड वाइब्रेशन। तो ये जो सभी रिसेप्टर्स है, इनमें से कौन सा रिसेप्टर कहाँ पर होता है, इनका लोकेशन और उनका फंक्शन क्या होता है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें से क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं। सेंस ऑर्गन इन विच ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इज। हमारे बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा सेंस ऑर्गन है जिसमें ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं? तो हमने पढ़ा था ये ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं? स्मेल को डिटेक्ट कर लेते हैं, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? नोज़ के अंदर। तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस रिफ्लेक्स एक्शन पर क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। रवि एक्सीडेंटली टचेस हॉट पैन while cooking and immediately pull his hand away. This rapid response save him from burn. यानी रवि खाना बनाते समय उसका हाथ अचानक से हॉट पैन को लगता है, लेकिन तुरंत वो हाथ पीछे लेता है, जिससे उसका हाथ जलने से बचता है। What is the correct sequence of event when Ravi's hand touches a hot pan unconsciously? यानी रवि का हाथ जब हॉट पैन को टच होता है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो रिफ्लेक्स एक्शन का इवेंट होता है, उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, ये हमें लिखना है। अब आगे क्या बताया है? डिफाइन अ रिफ्लेक्स एक्शन यूजिंग अ फ्लो चार्ट, इलिस्ट्रेट द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन रवि एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही टचेस अ हॉट पैन। यानी रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहते हैं, ये हमें बताना है, और रिफ्लेक्स एक्शन का दोबारा हमें वो सीक्वेंस लिखना है। अब आगे क्या बताना है? एक्सप्लेन व्हाई रिफ्लेक्स आर्क आर कंसिडर्ड मोर इफिशिएंट फॉर क्विक रिस्पॉन्सेस इन सच ए सिचुएशन। रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में क्विक रिस्पॉन्स किस तरह से दे पाता है? तो ये भी क्वेश्चन 2024 का है। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है? रवि का हाथ जब हॉट पैन को टच होता है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो इवेंट होता है उसका करेक्ट सीक्वेंस हमें लिखना है। तो जैसे ही रवि का हाथ हॉट पैन को टच करेगा, यानी जो हॉट पैन की जो हीट होगी, तो ये हीट क्या हो जाएगा? स्टिमुलस। तो इस हीट को हमारे स्किन के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं, थर्मो रिसेप्टर, वो डिटेक्ट करेंगे, और इन रिसेप्टर से ये सिग्नल सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाता है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है इंटर न्यूरॉन, जिसे हम रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। ये इंटर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल इंफॉर्मेशन लेता है, और इसके रिस्पॉन्स में क्या रिस्पॉन्ड करना है,
ये सिग्नल दोबारा भेजता है इस मोटर न्यूरॉन के द्वारा। मोटर न्यूरॉन कनेक्टेड होते हैं मसल से और इस मसल को इफेक्टर कहते हैं। अब जैसे ही मोटर न्यूरॉन से सिग्नल मसल्स में आता है, मसल्स के अंदर जो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होती है वो अपना शेप चेंज करते हैं, जिससे हाथ पीछे आता है। यानी मसल्स उस सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करते हैं, जिससे हाथ पीछे आता है, हैंड मूव्स अवे। तो ये हो जाएगा करेक्ट सीक्वेंस जब रवि का हाथ हार्ट पेन को टच करेगा। अब हमें आगे क्या बताना है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, और दोबारा यही सीक्वेंस हमें लिखना है। तो देखो, रिफ्लेक्स एक्शन एक सडन, क्विक और इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है। इनवॉलंटरी मूवमेंट यानी जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है। और ये रिफ्लेक्स एक्शन का पूरा प्रोसेस स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। यानी इसमें ब्रेन का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता, जिससे स्टिमुलस के अगेंस्ट हमारे बॉडी के पार्ट्स क्विक यानी तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, जिससे हमारी बॉडी प्रोटेक्ट रहती है। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन, क्विक एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट in which thinking is not involved. Reflex action is controlled by spinal cord. It helps protect the body by producing a quick reaction. तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया ए रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, और आगे हमें यही फ्लो चार्ट दोबारा लिखना है। अब लास्ट में हमें क्या बताना है, एक्सप्लेन व्हाई रिफ्लेक्स आर्क्स आर कंसिडर्ड मोर इफिशिएंट फॉर क्विक रिस्पॉन्सेस इन सच सिचुएशंस। यानी रिफ्लेक्स आर्क क्विक रिस्पॉन्स देने के लिए इतना ज़्यादा एफिशिएंट क्यों होता है, क्योंकि रिफ्लेक्स आर्क के अंदर ब्रेन का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता है। दे स्किप द ब्रेन्स कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग, और ये पूरा प्रोसेस स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, अलाउज एन इंस्टेंट रिएक्शन थ्रू दिस स्पाइनल कॉर्ड। अब इसमें ब्रेन का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता, जिससे बॉडी को कम से कम समय में रिस्पॉन्ड करने के लिए मदद होती है। रिड्यूसेस रिस्पॉन्स टाइम सिग्निफिकेंटली। तो यहाँ पर हमारा और एक पॉइंट रह गया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, हमने रिफ्लेक्स एक्शन में देखा स्पाइनल कॉर्ड से जो मोटर न्यूरॉन आती है वो मसल से कनेक्टेड होती है। अब ये जो मोटर न्यूरॉन मसल से कनेक्ट होता है, उस पॉइंट को ही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। तो ये जो मोटर न्यूरॉन का नर्व एंडिंग है, ये इस मसल फाइबर के जिस पॉइंट पर कनेक्ट होता है, यही होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और यहाँ पर मोटर न्यूरॉन के नर्व एंडिंग से केमिकल सिग्नल्स रिलीज होते हैं, जिससे यहाँ पर जो मसल फाइबर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे हाथ पीछे आता है। तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ मोटर न्यूरॉन एंड मसल। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इस चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट, ह्यूमन ब्रेन। तो बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे हमारे ब्रेन को। तो देखो, अगर हम हमारे ब्रेन को बीच में से काटेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और हमारा ये जो ब्रेन है वो 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड रहता है। ये जो आपको सामने वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, और इसे कहते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन यानी जो सामने वाला पार्ट है। और दूसरा है ये जो आपको मिडिल में छोटा सा पार्ट दिख रहा है, इसे कहते हैं मिड ब्रेन। और इसमें जो पीछे वाला पार्ट है, इसे कहते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड यानी पीछे साइड वाला। तो ये फोर ब्रेन हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, और ये हमारे ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट होता है। तो जितने कुछ भी हमारे दिमाग में विचार आते हैं, इसे ये फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। तो इस फोर ब्रेन के अंदर 2 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला ये जो आपको दिख रहा है सबसे लार्जेस्ट पार्ट, इसे कहते हैं सेरिब्रम। और दूसरा ये जो आपको बीच में दिख रहा है, इसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। तो इस फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या आता है, सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस। तो अगर आपको पूछा गया व्हाट इज फोर ब्रेन, तो आप क्या क्या लिखोगे, मोस्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। और इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस, कंसिस्ट मेनली ऑफ सेरिब्रम एंड हाइपोथैलेमस। तो अब हम पढ़ते हैं सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस को। तो सेरिब्रम, ये जो आपको जितना भी पार्ट्स दिख रहा है,
तो ये सेरिब्रम जितना भी थिंकिंग रिलेटेड जो कुछ भी है ये सेरिब्रम कंट्रोल करता है। जितना भी थिंकिंग यानी विचार के रिलेटेड है, आपका जितना भी इंटेलिजेंस, मेमोरी, रीजनिंग, स्पीच, इमोशन, ये सब जो कुछ भी है, ये इंटरप्रिटेशन, तो ये जो कुछ भी आप सोचते हैं ये सेरिब्रम कंट्रोल करता है। अब दूसरा है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस थ्रस्ट, हंगर और बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। थ्रस्ट यानी अगर हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होता है तो हमें प्यास लगती है, जिससे हमारी बॉडी दोबारा हाइड्रेटेड होती है, तो इसको ही थ्रस्ट कहते हैं। और दूसरा ये कंट्रोल करता है हंगर को, और ये हंगर को कंट्रोल करता है यानी जब हमें भूख लगती है, जब हमारा पेट खाली होकर हमारी बॉडी में एनर्जी कम होने लगती है तो हमें भूख लगने लगती है, हम हंग्री होते हैं, तो इस भूख लगने के लिए हमें ये हाइपोथैलेमस बताता है। और तीसरा ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो यह हाइपोथैलेमस थ्रस्ट, हंगर और बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और इस हाइपोथैलेमस का जो मेन काम होता है, ये हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स के सिक्रेशंस को मैनेज करता है, मैनेज सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। अब ये तो हो गया हमारा फोर ब्रेन। अब हम आते हैं मिड ब्रेन की तरफ। तो इस मिड ब्रेन का मेनली सिर्फ एक ही काम होता है, ए इस फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, कनेक्ट फोर ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। और इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब हमारे ब्रेन का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है हैंड ब्रेन, और सबसे ज़्यादा सवाल इस हैंड ब्रेन से ही आते हैं। तो चलिए समझते हैं इस हैंड ब्रेन को आसान तरीके से। तो इस हैंड ब्रेन के अंदर मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है इसे कहते हैं पॉन्स, और इसके बाजू में इसके नीचे इस पार्ट को कहते हैं मेड्यूला। और तीसरा ये जो आपको गोपी की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे कहते हैं सेरिबैलम। तो ये जो पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबैलम है, ये तीनों आते हैं हैंड ब्रेन के अंदर, ये आपको याद रखना है। अब इस पॉन का फंक्शन क्या होता है? ये हमारे ब्रीदिंग रेट यानी सांसों की गति को कंट्रोल करता है और स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है, यानी हमारी जो सोने का और जागने का रूटीन होता है इसको ये कंट्रोल करता है। तो इस पॉन का फंक्शन क्या होता है? रेगुलेट ब्रीदिंग रेट एंड स्लीप साइकिल। अब इस हाइंड ब्रेन के अंदर दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ए मेडुला। तो इस मेडुला का काम हमारे ब्रेन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। तो देखो, इसके पहले हमने देखा फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम जो है वो हमारे थिंकिंग यानी विचारों को कंट्रोल करता है, यानी जो भी हम सोचते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, मैं अभी ये करूँगा, शाम को मुझे ये काम करना है, कल के कौन से टाइम पर मुझे कहाँ पे जाना है, ये सब हम सोचते हैं और वैसा करने की कोशिश करते हैं, और इनको वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। वॉलंटरी यानी जैसा हम सोचते हैं वैसा करने की कोशिश करते हैं। और इसके एग्जैक्टली उलट, विपरीत, जो हम विचार यानी जो थिंकिंग करते हैं वैसा हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता, या फिर जो अपने आप होता है जिसके लिए थिंकिंग यानी सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इनवॉलंटरी एक्शंस। तो जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं इसको ये मेडुला कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी एक्शन, फॉर एग्जांपल, हम अपने दिल की धड़कन को अपने विचारों से, अपनी थिंकिंग से रोक नहीं सकते। तो अभी आपने सोचा ये दिल धड़कना बंद हो जा, तो ये अपने विचारों से बंद नहीं होता है। या फिर आपने सोचा जो डाइजेशन खाना हो रहा है वो थोड़ी देर के लिए रुक जा, तो ये आपके विचारों से, थिंकिंग से कंट्रोल नहीं होता। और जैसे कि आपके मुंह में जो लाल आती है, सलाइवेशन, या फिर कुछ खाने के बाद आपको उल्टी आती है, वॉमिटिंग, तो ये सब हम अपने थिंकिंग, विचारों से कंट्रोल नहीं कर सकते। ये हमारी बॉडी के अंदर अपने आप होता है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है मेडुला। तो इस मेडुला का फंक्शन क्या होता है? ये सभी इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, सलाइवेशन,
वॉमिटिंग। तो जितने भी ये जो इनवॉलंटरी एक्शंस है जिनको हम अपनी सोच यानी थिंकिंग से कंट्रोल नहीं कर सकते, ये सब इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है मेडुला। अब इस हैंड ब्रेन में जो तीसरा पार्ट है सेरिबैलम, तो इस सेरिबैलम का काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी को बैलेंस रखता है। चलते फिरते घूमते उठते बैठते समय ये हमारी बॉडी को बैलेंस रखने का काम करता है। तो हम जो सीधा चल पाते हैं तो इस सेरिबैलम की वजह से। साइकिल चलाते समय आप जो उस पोजीशन में सीधा होते हो, ये सेरिबैलम की वजह से। आप जो प्रेसिजन से काम करते हो, प्रेसिजन यानी अगर आपको पेंसिल उठानी है तो सबसे पहले ए फोर ब्रेन का सेरिब्रम सोचेगा कि ये मुझे पेंसिल उठानी है, लेकिन उस पेंसिल को उठाने के लिए आपका हाथ जो सीधी तरीके से पेंसिल पर जाता है और उसे उठाता है, तो इसको सेरिबैलम कंट्रोल करता है। तो इस सेरिबैलम का फंक्शन आप क्या लिखोगे? मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, जिसमें हर तरह के काम हो, पिकिंग अप अ पेंसिल, राइडिंग अ बाईसाइकिल। और इसका और एक फंक्शन लिख सकते हैं प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन। प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन यानी अगर हमें पेंसिल उठानी है तो फोर ब्रेन में जो सेरिब्रम है वो पहले सोचेगा कि मुझे पेंसिल उठानी है, और वो पेंसिल उठाने के लिए जो हमारा हाथ सीधी तरीके से उस पेंसिल पर जाता है और उसे उठाता है। तो ये जो प्रेसिजन है, पेंसिल की तरफ हाथ एकदम सीधी तरीके से जाना और सीधी तरीके से उस पेंसिल को उठाना, तो ये प्रेसिजन सेरिबैलम लाता है। तो सेरिबैलम का फंक्शन क्या है? मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, पिकिंग अ पेंसिल, राइडिंग अ बाईसाइकिल एंड प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन। ऑल राइट गाइस, तो हमारे पूरे ब्रेन के अंदर जितने भी वॉलंटरी एक्शंस है यानी जो हम सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, जिसमें बोलना, पढ़ना, लिखना, स्पीच देना, जो भी सोचने के थिंकिंग रिलेटेड है, यानी ये जो वॉलंटरी एक्शंस है ये कंट्रोल करता है हमारा फोर ब्रेन। तो ये फोर ब्रेन ऑल वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। अब जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस है यानी जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कि दिल धड़कना, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग, हमें उल्टी होती है, तो इनको हम अपनी सोच से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इन सब इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है हमारा हैंड ब्रेन, और हैंड ब्रेन में भी स्पेशली जो मेडुला होता है, ये सभी इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। और यहाँ पे ये जो मिड ब्रेन है ये भी कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। कंट्रोल सम इनवॉलंटरी एक्शंस। जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं उनको फोर ब्रेन कंट्रोल करता है, जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं इनको हैंड ब्रेन कंट्रोल करता है, और कुछ जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं इनको मिड ब्रेन भी कंट्रोल करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स और उनके फंक्शंस आपको समझ में आए होंगे। तो ब्रेन के अंदर सिर्फ इतना ही है, और सीबीएसई के अंदर इसके बाहर का एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ऑल राइट गाइस, तो अब हम पढ़ेंगे इस ब्रेन के प्रोटेक्शन के बारे में। यानी हमारा ब्रेन किस तरह से प्रोटेक्टेड होता है। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। तो देखो, हमारा ब्रेन ऊपर से हड्डी की जो खोपड़ी होती है उसके अंदर होता है, और ये जो हड्डियों की बोन की जो खोपड़ी होती है जिसे हम कंकाल कहते हैं, इसको कहते हैं क्रैनियम। तो ये क्रैनियम क्या है? ये हड्डियों की खोपड़ी होती है, बोनी बॉक्स ऑफ स्कल। तो इस क्रैनियम के अंदर हमारा ब्रेन होता है। अब ये जो क्रैनियम है, जो बोन्स का कंकाल है, इसके अंदर इसके इनर साइड पर 3 पतली लेयर्स होती है, और ये जो 3 थिन मेम्ब्रेन्स होते हैं इनको मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस की 3 पतली लेयर्स होती है। अब हमारा ब्रेन और अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट रहने के लिए ब्रेन के सराउंडिंग पर एक फ्लूइड होता है जिसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, और शॉर्ट में इसे कहते हैं CSF। और ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, इसके बाहर की साइड पर इन मेनिंजेस की 2 लेयर्स होती है,
और इस फ्लूइड के इनर साइड पर एक लेयर होती है। और ये जो फ्लूइड है इसका काम होता है, ये हर तरह की शॉक को अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे ब्रेन को कोई भी खतरा ना हो जाए। अगर आपने बलून में पानी भरा और अगर आप उसे बाहर से मारोगे तो उसमें एक वाइब्रेशन वेव्स तैयार होती है। तो ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये भी कुछ इस तरह से ही काम करता है। अगर अचानक से बाहर से कोई ब्रेन को हिट करे तो ये फ्लूइड उस हिट को शॉक को अब्जॉर्ब कर लेता है और ये शॉक ब्रेन तक आते आते समाप्त होने लगता है, जिससे कि हमारा ब्रेन सेफ रहता है। तो ब्रेन का प्रोटेक्शन कैसे होता है? सबसे बाहरी साइड पर हड्डियों की खोपड़ी होती है जिसे क्रैनियम कहते हैं। इसके बाद मेनिंजेस की 3 पतली लेयर्स होती है और CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जो हर तरह के शॉक को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये 3 चीज़ें ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। अब हम आएंगे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। ये स्पाइनल कॉर्ड किस तरह से प्रोटेक्ट रहता है? जिस तरह से हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है उसी तरह सेम हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी प्रोटेक्ट रहता है। तो इस स्पाइनल कॉर्ड के बाजू में भी हड्डियाँ होती है। तो इसके पहले हमने पढ़ा स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर होता है? हमारे बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी होती है जिसे वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। तो इस स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग पर वर्टिब्रल कॉलम होता है और इसके बाद ब्रेन की तरह ही यहाँ पे मेनिंजेस की 3 पतली लेयर्स होती है और इसके सराउंडिंग पर भी फ्लूइड होता है CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो हर तरह के शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन भी ये 3 चीज़ें करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम, 3 थिन मेम्ब्रेन्स ऑफ मेनिंजेस एंड CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ब्रेन का प्रोटेक्शन कैसे होता है? सबसे बाहरी साइड पर हड्डियों की खोपड़ी होती है जिसे क्रैनियम कहते हैं और इसके अंदर मेनिंजेस की 3 पतली लेयर्स होती है और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF जो हर तरह की शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। स्पाइनल कॉर्ड का भी प्रोटेक्शन सेम इसी तरह होता है। यहाँ पर सिर्फ ब्रेन में जो हड्डियों की खोपड़ी होती है क्रैनियम, उसकी जगह यहाँ पर होता है बैकबोन जिसे वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं और बाकी की 2 चीज़ें सेम ब्रेन की तरह होते हैं, मेनिंजेस की 3 पतली लेयर्स और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो हर तरह के शॉक को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो अभी हमने पढ़ा ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को, उनके फंक्शंस को और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किस तरह से प्रोटेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा नर्वस सिस्टम यानी दिमाग वाला पार्ट ख़त्म होता है। तो चलिए ब्रेन पर पूछे गए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस? नीचे दिए गए ब्रेन के फंक्शंस है वो ब्रेन का कौन सा पार्ट परफॉर्म करता है? थिंकिंग, पिकिंग अप अ पेंसिल, कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, कंट्रोलिंग हंगर। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था 2025, 2024, 2023, 2020। तो क्या ये 2026 में भी आएगा? तो पहला फंक्शन है थिंकिंग। तो थिंकिंग को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम जो फोर ब्रेन के अंदर आता है। नेक्स्ट है पिकिंग अप अ पेंसिल यानी प्रेसिजन का काम जिसमें बैलेंसिंग वगैरह हो। तो ये कौन कंट्रोल करता है? सेरिबैलम। कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला जो हाइंड ब्रेन के अंदर आता है। और कंट्रोलिंग हंगर, तो हंगर भूख को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा सेरिब्रम, बी हो जाएगा सेरिबैलम, सी हो जाएगा मेडुला और डी हो जाएगा हाइपोथैलेमस। तो ये सीक्वेंस कहाँ पे है? पहले ही सेरिब्रम, सेरिबैलम, मेडुला एंड हाइपोथैलेमस। तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट न्यूरल एक्शन कंट्रोल्ड बाय पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन लेबल्ड एक्स इन द फिगर बिलो। यानी क्या पूछा है? नीचे दिए गए ब्रेन के डायग्राम में जो पार्ट एक्स से लेबल किया गया है और नीचे दिए गए कौन सा फंक्शन नहीं करता है। तो जो एक्स लेबल किया है वो ब्रेन का कौन सा पार्ट है? मेडुला जो हाइंड ब्रेन के अंदर आता है। तो इस मेडुला का फंक्शन क्या है? ये सभी इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है जैसे कि सलाइवेशन, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर। और लास्ट में बचा हंगर। तो हंगर को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस।
तो ऑप्शन बी हंगर मेडुला का फंक्शन नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग posture एंड बैलेंस, कंट्रोलिंग हार्ट बीट, इनेबलिंग थिंकिंग, रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर। तो ब्रेन में posture एंड बैलेंस को कौन कंट्रोल करता है? सेरिबैलम। हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला, जो हैंड ब्रेन के अंदर आता है। और थिंकिंग को कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम। और लास्ट में ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है? दोबारा मेडुला, जो हैंड ब्रेन के अंदर आता है। अब अगला क्वेश्चन है ब्रेन के प्रोटेक्शन के बारे में। एक्सप्लेन हाउ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड फ्रॉम शॉक एंड इंजुरीज, यानी हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शॉक और इंजुरी ना हो इसके लिए किस तरह से प्रोटेक्टेड रहता है। ब्रेन की सबसे बाहरी साइड पर हड्डियों की खोपड़ी, स्कल यानी क्रैनियम होता है। इसके अंदर मेनिंजेस की 3 पतली प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF, जो हर तरह के शॉक को अब्जॉर्ब कर लेता है। अब स्पाइनल कॉर्ड किस तरह से प्रोटेक्ट रहता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है हमारे बैकबोन के अंदर, जिसे वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। और बाकी का जो भी ब्रेन के लिए प्रोटेक्शन है वही सेम स्पाइनल कॉर्ड के लिए है। मेनिंजेस की 3 पतली लेयर्स होती है और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो हर तरह के शॉक को अब्जॉर्ब कर लेता है। अब हमें पढ़ना है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन यानी जो हार्मोन्स के रिलेटेड होती है। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, इसमें हार्मोन्स क्या होते हैं, तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम को। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? तो अगर आपको याद होगा, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर देखा, जो हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, वो सलाइवा यानी लाल प्रोड्यूस करती है। इसी तरह हमारे बॉडी में डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं। इन सभी ग्लैंड में से जो ग्लैंड्स हार्मोन को प्रोड्यूस और रिलीज करते हैं, उन ग्लैंड्स को एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। तो ये जितने भी ग्लैंड्स है वो हमारे बॉडी में कहाँ पर होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, ये हमें पढ़ना है। हमारे ब्रेन के अंदर होता है हाइपोथैलेमस, और इस हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे यहाँ पर होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। और ब्रेन के अंदर और एक ग्लैंड होती है इस हाइपोथैलेमस के थोड़ा सा ऊपर साइड में, पायनियल ग्लैंड। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो हमारे नेक के अंदर होती है, जो हमारा साउंड बॉक्स है उसके जस्ट नीचे। इस ग्लैंड को कहते हैं थायराइड ग्लैंड। और यहाँ पर और एक ग्लैंड होती है पैराथायराइड ग्लैंड। अब इसके बाद हमारे स्टमक के जस्ट नीचे यहाँ पे होता है पैंक्रियाज। और यहाँ पर और एक हार्मोनल ग्लैंड्स होते हैं, जो हमारी किडनी होती है उसके ऊपर। इनको कहा जाता है एड्रेनल ग्लैंड्स। अब हमारे बॉडी के अंदर जो लास्ट ग्लैंड होती है मेल के अंदर, वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, जिसको टेस्टिस कहते हैं। तो मेल्स के अंदर ये जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो सेम फीमेल्स के अंदर भी होते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं टेस्टिस, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं ओवरीज। ऑल राइट गाइज, तो अभी हमने देखा हमारे बॉडी के अंदर कौन से जगह पर कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है। अब हमें देखना है कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकालते हैं और इन हार्मोन्स का काम क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस से। तो ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये इसके नीचे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको एक ग्रोथ हार्मोन निकालने के लिए कहता है। यानी ये हाइपोथैलेमस ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिससे कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर सके। स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन। तो ये ऐसा हार्मोन निकालता है जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। और ये हाइपोथैलेमस जो हार्मोन्स निकालता है उसका नाम है GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। यानी जब ये हाइपोथैलेमस
एक ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिससे ये पिट्यूटरी ग्लैंड को समझ आता है कि हमें अभी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना है। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो इसको मास्टर ग्लैंड इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर जो दूसरे ग्लैंड्स होते हैं उनको ये कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो इस पिट्यूटरी ग्लैंड के इशारे पर नाचते हैं। यानी ये पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हार्मोन निकालने के लिए ट्रिगर करती है। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मेन हार्मोन रिलीज करती है, वो है ग्रोथ हार्मोन। और ये ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। अब जिस व्यक्ति में एक ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होता है उसकी हाइट ज़्यादा बढ़ती नहीं है। तो जब डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन हो जाता है यानी ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होता है तो उसे डॉर्फिनिज्म कहते हैं। यानी उस व्यक्ति की हाइट बहुत ही कम होती है। और इसके उलट जब किसी व्यक्ति में एक ग्रोथ हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज होता है तो उस व्यक्ति की हाइट नॉर्मल व्यक्ति से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि हमारे देश में जो खली है, तो जब एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन होता है तो उसे जाइगेंटिज्म कहते हैं। जाइगेंटिक यानी बहुत ही लंबा चौड़ा। तो ये समझ में आया, ये पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। जिस व्यक्ति में एक ग्रोथ हार्मोन बहुत ही कम रिलीज होता है यानी जब डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन होता है तो उस व्यक्ति की हाइट छोटी रह जाती है, तो उसे डॉर्फिनिज्म कहते हैं। और जिस व्यक्ति में एक ग्रोथ हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज होता है उस व्यक्ति की हाइट नॉर्मल व्यक्ति से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी जब एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन हो जाता है तो उसे जाइगेंटिज्म कहते हैं। यानी उस व्यक्ति की हाइट बहुत ही लंबी चौड़ी हो जाती है। अब हमारे ब्रेन के अंदर और एक जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये पायनियल ग्लैंड, तो ये जो हार्मोन रिलीज करती है उसको कहते हैं मेलेटोनिन। तो ये मेलेटोनिन हार्मोन हमारे सोने और जागने के साइकिल को मेंटेन रखता है। यानी जब किसी दिन आपकी नींद आधी हो जाती है, यानी आप अगर 2-3 घंटा सोकर उठ जाते हो तो अगले दिन आपको जल्दी नींद आने लगती है। तो ये जो सोने का और उठने का साइकिल है ये मेलेटोनिन हार्मोन कंट्रोल करता है। रेगुलेट स्लीप एंड वेकअप साइकिल। अब हमारे बॉडी में जो नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हमारे नेक में होता है, हमारे साउंड बॉक्स के जस्ट नीचे। तो यहाँ पर होता है थायराइड ग्लैंड। तो इस थायराइड से थायरोक्सिन, ये थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। और ये थायरोक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको रेगुलेट करता है। तो ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसको बनाने के लिए थायराइड ग्लैंड को आयोडीन की ज़रूरत होती है। जब हमारे बॉडी के अंदर आयोडीन की डिफिशियंसी यानी आयोडीन की कमी होती है तो ये थायराइड ग्लैंड इस थायरोक्सिन हार्मोन को बना नहीं पाता है, जिससे हमारे गले में एक बीमारी हो जाती है जिसे गॉइटर कहते हैं। गॉइटर में क्या होता है, हमारे गले के अंदर एक सूजन आ जाती है। तो इस गॉइटर से बचने के लिए क्या करना होगा, आपके खाने में आयोडीन होना चाहिए। आप ऐसा नमक लो जिसमें आयोडीन हो। तो ये थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करते हैं और ये थायरोक्सिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। आयोडीन रिक्वायर फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। तो ये थायराइड ग्लैंड आपको समझ में आ गया। अब हमारे गले के अंदर ही एक दूसरी ग्लैंड है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। और ये पैराथायरॉयड ग्लैंड हार्मोन रिलीज करती है पैराथायरोक्सिन। और ये पैराथायरोक्सिन हार्मोन हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को रेगुलेट करता है। रेगुलेट कैल्शियम एंड फास्फोरस लेवल इन ब्लड स्ट्रीम। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है और ये थायरोक्सिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। और ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये पैराथायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है और ये पैराथायरोक्सिन हार्मोन हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को रेगुलेट करता है।
अब हम आते हैं पैंक्रियाज की तरफ। तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर देखा ये पैंक्रियाज प्रोड्यूस करता है पैंक्रियाटिक जूस, लेकिन ये एक हार्मोन भी रिलीज करता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। तो अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट होगा तो ये जो इंसुलिन है ये उसके लिए अमृत के समान होता है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट में ये इंसुलिन बहुत ही कम रिलीज होता है, इसलिए उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो ये इंसुलिन क्या करता है, जब ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ता है तो ये इंसुलिन ब्लड में जाकर शुगर के लेवल को नॉर्मल करता है। तो ये पैंक्रिया का फंक्शन क्या है, ये इंसुलिन रिलीज करता है और ये इंसुलिन ब्लड में जाकर ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। और जिस व्यक्ति में इंसुलिन कम रिलीज होता है उसको डायबिटीज़ हो जाता है। डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेज डायबिटीज़। अब हमारे बॉडी के अंदर जो नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एड्रेनल ग्लैंड। तो एक यहाँ पर होते हैं हमारे दोनों किडनी के ऊपर होते हैं। तो ये एक्चुअली दो होते हैं पियर्स दोनों किडनी के ऊपर, और ये एड्रेनल ग्लैंड हार्मोन रिलीज करते हैं एड्रेनालिन, और इस एड्रेनल हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये हार्मोन इमरजेंसी में रिलीज किया जाता है। इमरजेंसी यानी आप अचानक से घबरा जाते हो, डर जाते हो इन एनी पैनिक सिचुएशन। मान लो आप एक जंगल में जा रहे हो और अचानक से आपके सामने एक शेर आ जाता है तो आप घबरा जाओगे। तो इस इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स एड्रेनालिन हार्मोन को रिलीज करते हैं। इस हार्मोन को फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी कहते हैं, यानी या तो उससे लड़ो या फिर भागो। तो ये दोनों भी इमरजेंसी सिचुएशन होते हैं। अब जैसे ये हार्मोन रिलीज होता है हमारे बॉडी के अंदर तुरंत कुछ चेंजेस होने लगते हैं, और एग्जाम में ये चेंजेस काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो ये क्या क्या चेंजेस होते हैं ये आपको याद रखना है। तो देखो, जैसे आपके सामने अचानक से शेर आ जाता है तो सबसे पहले ये एड्रेनलिन हार्मोन आपकी हार्ट बीट बढ़ाता है, यानी उस वक्त आपकी दिल की धड़कनें तेज होने लगती है। अब जैसे ही हार्ट बीट बढ़ता है ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, और जब आपको इस सिचुएशन में भागना है तो आपके मसल्स को एनर्जी की, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ब्लड से ज़्यादा ऑक्सीजन मसल्स को पहुंचा दिया जाता है जिससे कि भागने के लिए मसल्स को एनर्जी मिले। और इस इमरजेंसी सिचुएशन में बॉडी के दूसरे सभी पार्ट्स को ब्लड का सप्लाई कम कर दिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड स्केलेटल मसल्स को पहुंचा दिया जाता है जिससे कि उनको भागने के लिए एनर्जी मिले। और इस सिचुएशन में ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज होता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड में आकर स्केलेटल मसल्स तक पहुंच जाए जिससे हमें भागने के लिए एनर्जी मिले। तो देखो, ये एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज करता है। इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन में निकलता है। इसको फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी कहते हैं। अब इस एड्रेनालिन हार्मोन के रिलीज होने से हमारे बॉडी में हार्ट बीट इंक्रीज होता है जिससे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मसल को पहुंचा दिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड स्केलेटल मसल को पहुंचा दिया जाता है, इंक्रीज ब्लड टू स्केलेटल मसल्स। और लास्ट पॉइंट, यहाँ पे ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज होता है। तो इन 4 पॉइंट्स को आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो लास्ट 2 ग्लैंड्स है वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आते हैं। तो अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होते हैं टेस्टिस। तो ये टेस्टिस सबको मालूम होगा। तो ये टेस्टिस रिलीज करते हैं हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। तो ये टेस्टोस्टेरॉन हमारे बॉडी के अंदर 9 से 14 के एज तक प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। जब आप इस प्यूबर्टी के एज में आते हो हमारे बॉडी के अंदर कुछ फिजिकल और इमोशनल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। और इस टेस्टोस्टेरॉन का और काम क्या होता है, ये सेकेंडरी मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करता है, जैसे कि आपकी आवाज़ का भारीपन। बचपन में आपका आवाज़ बहुत ही छोटा मधुर सा होता है, और जब आप इस प्यूबर्टी के एज में आते हो तो आपकी आवाज़ में बदलाव आ जाता है। मम्मी, मेरा 10वीं ख़त्म हुआ, अब मैं कॉलेज जाऊंगा। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक यानी आवाज़ में बदलाव आना। बचपन में आपके शरीर पर ज़्यादा बाल नहीं थे और अभी आपके ऊपर, आपके शोल्डर के नीचे, छाती पर, नीचे जांघों में बाल उगना शुरू हो जाते हैं। तो ये किसकी वजह से? टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होने से। तो ये टेस्टोस्टेरॉन सेकेंडरी मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करता है। और अगर हम फीमेल्स के अंदर आएंगे
तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है ओवरीज, और ये ओवरीज रिलीज करती है हार्मोन एस्ट्रोजन। तो ये एस्ट्रोजन ऑस्ट्रिच से एस्ट्रोजन आपको याद रखना है। तो ये भी सेकेंडरी फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करता है, जैसे कि ब्रेस्ट के अंदर जो मेमरी ग्लैंड्स होती है उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होने लगता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने लगता है। तो ये सब एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होने से शुरू हो जाता है। तो ये सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करते हैं। फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन जो ओवरी से निकलते हैं, और मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो टेस्टिस से रिलीज होता है। तो ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनके हार्मोन्स और उनका फंक्शन क्या है ये आपको याद रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए इस पर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। Select out of following a gland which does not occur in a pair in the human body। नीचे दिए गए ऐसी कौन से ग्लैंड है जो हमारे बॉडी के अंदर पेयर्स यानी दो नहीं होते हैं। तो ओवरी पेयर्स में होती है, टेस्टिस भी पेयर्स में होती है, और एड्रेनल ग्लैंड जो दो किडनी के ऊपर होते हैं वो भी पेयर्स में होते हैं। अब रह गया पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन के अंदर होता है, वो सिंगल होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हमारा अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेवल का है, यानी यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। अ चीता ऑन सेइंग अ प्रे मूव्स टुवर्ड्स हिम एट अ वेरी हाई स्पीड। व्हाट कॉजेस द मूवमेंट ऑफ हिज मसल्स? हाउ डज द केमिस्ट्री ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट्स ऑफ मसल्स चेंज ड्यूरिंग दिस इवेंट? तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, चीता को जब अपना प्रे यानी शिकार दिख जाता है तो वो बहुत तेजी से भागने लगता है, और ये चीता भागते समय उसके मसल्स किस तरह से मूव होते हैं और भागते समय इनके मसल्स के अंदर क्या चेंजेस होते जाते हैं जिससे ये चीता भागते समय इसको बहुत ज़्यादा रफ्तार मिलती है। तो यहाँ पे हमें एड्रेनल ग्लैंड का फंक्शन लिखना है। जैसे ही चीता को शिकार दिख जाता है, आपके अंदर जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं वो चीता को उस शिकार पर नज़र बनाए रखता है। अब जैसे ही चीता को प्रे यानी शिकार दिख जाता है तो तुरंत चीता के शरीर में जो किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं, ये एड्रेनल ग्लैंड ब्लड के अंदर हार्मोन रिलीज करते हैं एड्रेनालिन। तो इस एड्रेनल ग्लैंड का फंक्शन ही आपको यहाँ पे लिखना है। तो जैसे एड्रेनालिन हार्मोन ब्लड में रिलीज होता है तो सबसे पहले ये हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड में आकर मसल्स तक पहुँचता है, और ब्लड का सप्लाई स्केलेटल मसल को ज़्यादा किया जाता है, और इस पूरी प्रोसेस में ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज होता है, जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आकर स्केलेटल मसल तक पहुंचता है, जिससे स्केलेटल मसल को और ज़्यादा एनर्जी मिलती है, जिससे चीता को ज़्यादा रफ्तार से भागने में मदद होती है, यानी उसका स्पीड बढ़ जाता है। तो बस यही चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन हार्मोन। हार्मोन शुड बी सिक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटीज। We have a feedback mechanism through which this is done. With the help of an example, justify the statement. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बताना है हार्मोन्स क्या होते हैं, और आगे हमें बताना है हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो सही क्वांटिटी में रिलीज होते हैं, और इसको मैनेज करता है फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है ये हमें एक एग्जाम्पल की मदद से समझाना है। तो ये हार्मोन्स क्या होते हैं, एक केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो हमारे बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रेट करते हैं, और ये हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड सीधा ब्लड में रिलीज करते हैं, और ब्लड से उस ऑर्गन में जाकर उस ऑर्गन का जो फंक्शन होता है वो वहाँ पे परफॉर्म होता है। तो सबसे पहले हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दे आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड एक्ट इन स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन टू रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शंस। अब आगे हमें बताना है ये हार्मोन स्पेसिफिक क्वांटिटीज़ में रिलीज होते हैं, और इसे मैनेज किया जाता है फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा। तो इसे हमें एग्जाम्पल की मदद से समझाना है। तो देखो हार्मोन्स एक स्पेसिफिक क्वांटिटीज़ में रिलीज होते हैं, अगर वो कम या फिर ज़्यादा रिलीज होंगे तो हमारा बॉडी फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता है। इसके लिए यहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे बॉडी के अंदर पैंक्रियास होता है, वो इंसुलिन सिक्रेट करता है। तो इस पैंक्रियास को कैसे पता चलता है कि कितना इंसुलिन रिलीज करना है? तो देखो ब्लड के अंदर शुगर यानी ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करता है, जिससे ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो जाता है। और अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम है तो ये कम इंसुलिन रिलीज करता है।
क्वेश्चन नंबर 15, विच ग्लैंड सिक्रीट्स थायरॉक्सिन एंड व्हाट इज इट्स मेन फंक्शन। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था 2025, 2024, 2023 और 2020। तो थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करते हैं जो हमारे नेक के अंदर प्रेजेंट होता है। एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अ हार्मोन एक्स इज सिक्रेटेड इन द ब्लड व्हेन अ पर्सन इज अंडर स्कैरी सिचुएशन। ए, आइडेंटिफाई द हार्मोन एक्स एंड द ग्लैंड दैट सिक्रेट इट। बी, एक्सप्लेन इट्स रोल इन डीलिंग विथ स्कैरी और इमरजेंसी सिचुएशन। तो स्कैरी सिचुएशन और इमरजेंसी सिचुएशन में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एड्रेनालिन हार्मोन। और इस एड्रेनालिन हार्मोन को कौन रिलीज करता है? एड्रेनल ग्लैंड्स जो किडनी के ऊपर होते हैं। तो हार्मोन एक्स क्या है? एड्रेनालिन हार्मोन। और इसे कौन रिलीज करता है? एड्रेनल ग्लैंड्स। और इमरजेंसी और स्कैरी सिचुएशन में इसका फंक्शन क्या होता है ये हमें लिखना है। तो जैसे ही ब्लड में ये एड्रेनल हार्मोन रिलीज होता है, सबसे पहले हार्ट रेट इंक्रीज होता है, जिससे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा आने लगता है, क्योंकि इससे ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होता है। बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को ब्लड का सप्लाई कम कर दिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड स्केलेटल मसल की तरफ फ्लो किया जाता है, जिससे अगर उस पर्सन को भागना है तो स्केलेटल मसल को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल सके और वो तेज़ी से भाग सके। तो अभी हमने देखा एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में हमने पढ़ा नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को। तो यहाँ पे हमारा एनिमल्स वाला पार्ट ख़त्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है। तो क्या प्लांट्स के अंदर भी कोऑर्डिनेशन का सिस्टम होता है? जी हाँ, बिल्कुल, प्लांट्स भी कोऑर्डिनेट करते हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर एनिमल्स की तरह नर्वस सिस्टम वगैरह नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं प्लांट्स के अंदर किस तरह का कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो पहला पॉइंट ये है कि प्लांट्स के अंदर एनिमल्स की तरह कोई नर्वस सिस्टम वगैरह नहीं होता है, जिससे प्लांट्स में सिग्नल ट्रैवल होते रहे। अनलाइक एनिमल्स, प्लांट डू नॉट हैव एनी नर्वस सिस्टम। तो प्लांट्स कोऑर्डिनेट करते हैं थ्रू अ केमिकल सिग्नलिंग। केमिकल सिग्नलिंग यानी प्लांट्स के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो सिग्नल इधर उधर लेके जाते हैं, और ग्रोथ मूवमेंट के थ्रू। तो प्लांट्स चल तो नहीं सकते, यानी जो भी स्टिमुलस है जैसे कि लाइट की तरफ ग्रो करने लगते हैं, और इस तरह से प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन होता है केमिकल सिग्नल्स के द्वारा और ग्रोथ मूवमेंट के द्वारा। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स हैपनिंग थ्रू अ केमिकल सिग्नलिंग एंड ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट यानी प्लांट्स स्टिमुलस की तरफ, जैसे कि लाइट की तरफ, वाटर की तरफ, इन लाइट और वाटर की तरफ ग्रो करने लगते हैं। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पत्तों को आपने टच किया तो बंद हो जाते हैं, यानी जो आपने उस पत्तों को टच किया तो ये उनके लिए एक स्टिमुला है, इसके अगेंस्ट उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई लाइक लाइट, ग्रेविटी एंड टच यूजिंग टू टाइप ऑफ मूवमेंट। यानी प्लांट्स दो तरह के मूवमेंट दिखाते हैं। पहला जो ग्रोथ के लिए करते हैं, जैसे कि प्लांट्स के जो स्टेम और पत्ते होते हैं वो लाइट की तरफ मूव करने लगते हैं और लाइट की तरफ ही उनका ग्रोथ होते रहता है। और सॉइल के अंदर जो प्लांट्स के रूट होते हैं वो वाटर को ढूंढते हैं, और सॉइल में जिस तरफ वाटर होगा वो उस तरफ ग्रो करने लगते हैं। तो ये जो दोनों तरफ ग्रोथ के लिए मूवमेंट हो रही है, और जो ग्रोथ के लिए मूवमेंट हो रही है उसको ट्रॉफिक मूवमेंट कहते हैं। और एक दूसरी मूवमेंट होती है, तो ऐसे स्पेसिफिक प्लांट्स होते हैं जिनको अगर हम टच करेंगे तो तुरंत अपने पत्तों को फोल्ड करते हैं। तो जो मूवमेंट टच के अगेंस्ट हो रही है उसको नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे प्लांट्स के अंदर हमें दो तरह की मूवमेंट दिखाई देती है, एक है ट्रॉफिक मूवमेंट और दूसरी है नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉफिक मूवमेंट यानी जो ग्रोथ के लिए हो रही है। तो ये ग्रोथ मूवमेंट किस तरह से होता है? जो एक्सटर्नल स्टिमुला है, जैसे कि लाइट, यानी जिस दिशा से सूरज की लाइट आती होगी उस लाइट की तरफ प्लांट का जो स्टेम होता है और पत्ते ग्रो करने लगते हैं। और प्लांट के जो रूट होते हैं वो वाटर को ढूंढते हैं और वाटर की तरफ ग्रो करने लगते हैं। ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुला इज कॉल्ड ट्रॉफिक मूवमेंट। यानी ऐसा मूवमेंट जो ग्रोथ के लिए हो रहा है
जिसमें वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई जैसे कि लाइट की तरफ और सॉइल में वाटर की तरफ ग्रो करने लगते हैं। अब ये जो ट्रॉफिक मूवमेंट है ये ग्रोथ के लिए हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं ये ग्रोथ डिपेंडेंट है। और ये जो नास्टिक मूवमेंट है वो टच के अगेंस्ट होता है, यानी ये ग्रोथ के लिए नहीं हो रहा है, तो ये नास्टिक मूवमेंट ग्रोथ इंडिपेंडेंट होगा। अब ट्रॉफिक मूवमेंट के अंदर क्या होता है, जिस दिशा में स्टिमुलस है जैसे कि लाइट, तो उस दिशा में प्लांट्स का रिस्पॉन्स रहता है, यानी लाइट की दिशा में प्लांट ग्रो करते रहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स, यानी स्टिमुलस की दिशा में प्लांट रिस्पॉन्ड करता है। प्लांट अगर स्टिमुलस की दिशा में ग्रो करता है तो उसे पॉजिटिव ट्रॉफिज्म कहते हैं। ग्रोथ ऑफ अ प्लांट टूवर्ड्स स्टिमुलाई इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रॉफिज्म। और प्लांट की ग्रोथ स्टिमुलस की दिशा में नहीं हो रही है, उसके उलट हो रही है, तो उसको नेगेटिव ट्रॉफिज्म कहते हैं। ग्रोथ ऑफ अ प्लांट अवे फ्रॉम स्टिमुलस इज कॉल्ड नेगेटिव ट्रॉफिज्म। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रॉफिज्म के हमें यहाँ पे 5 एग्जाम्पल देखने हैं। अगर प्लांट स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्ड करता है तो वो पॉजिटिव ट्रॉफिज्म दर्शाएगा, और अगर प्लांट का ग्रोथ और रिस्पॉन्स स्टिमुलस की उल्टी दिशा में यानी अगेंस्ट हो रहा है तो वो नेगेटिव ट्रॉफिज्म दर्शाता है। तो हमारा यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है फोटोट्रॉफिज्म। फोटो मीन्स लाइट, तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, लाइट। अगर आपने आपके घर के अंदर विंडो के बाजू में जहाँ से सन आता होगा वहाँ पर आपने अगर किसी प्लांट को रख दिया, तो जिस दिशा से सनलाइट आ रही है तो उस लाइट की तरफ ये प्लांट का शूट बेंड होता रहेगा, यानी वो लाइट की दिशा में ग्रो करता रहेगा। तो ये है प्लांट का शूट, ये है रूट, और ये विंडो से लाइट आ रही है। तो ये शूट ग्रो होते समय इस लाइट की तरफ बेंड हो रहा है। शूट ऑफ अ ग्रोइंग प्लांट बेंड टुवर्ड्स लाइट, यानी ये लाइट की दिशा में बेंड हो रहा है, तो ये पॉजिटिव ट्रॉफिज्म दर्शाएगा। और ये प्लांट के रूट्स लाइट की उलट दिशा में ग्रो हो रहे हैं, तो ये नेगेटिव ट्रॉफिज्म दर्शाएगा। रूट ऑफ अ प्लांट मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट, तो ये रूट्स नेगेटिव ट्रॉफिज्म दर्शाएंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल है जियोट्रॉफिनिज्म। जियो मीन्स ग्रेविटी, तो यहाँ पे हमारा स्टिमुलस क्या है, ग्रेविटी। तो अगर आपने प्लांट के किसी कुंडी को अगर ज़मीन पर टेढ़ा भी रख दिया तो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो नीचे की तरफ यानी ग्रेविटी की तरफ ही ग्रो करने लगते हैं, और प्लांट का स्टेम ऊपर की तरफ यानी लाइट की तरफ ही ग्रो करने लगता है। तो प्लांट्स की जो रूट्स होते हैं वो नीचे की तरफ यानी कि ग्रेविटी की तरफ ग्रो होने लगते हैं। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, ग्रेविटी, और ये रूट्स ग्रेविटी की तरफ मूव हो रहे हैं, तो ये रूट्स पॉजिटिव ट्रॉफिज्म दर्शाएंगे। रूट ऑफ अ प्लांट मूव डाउनवर्ड टूवर्ड्स द ग्रेविटी, यानी ये ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव ट्रॉफिज्म दर्शाएंगे। और ये प्लांट का स्टेम ग्रेविटी के अगेंस्ट यानी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होने लगता है, यानी ये ग्रेविटी के उलट दिशा में मूव हो रहा है, तो ये नेगेटिव ट्रॉफिज्म दर्शाएगा। अब तीसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोट्रॉफिनिज्म। हाइड्रो मीन्स वाटर, तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, वाटर। अगर प्लांट्स के रूट वाटर की डायरेक्शन में मूव होने लगते हैं तो यहाँ पर वो पॉजिटिव ट्रॉफिज्म हो जाएगा। तो देखो, एक जगह पर वाटर है और इस वाटर के थोड़े डिस्टेंस पर प्लांट होगा, तो प्लांट्स की जो रूट्स होंगे वो वाटर को ढूंढते ढूंढते वाटर की डायरेक्शन में ग्रो करने लगते हैं। रूट ऑफ अ प्लांट ग्रोज डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द वाटर, तो ये पॉजिटिव ट्रॉफिज्म हो जाएगा। और जो वाटर के उलट दिशा में है अवे फ्रॉम द वाटर वो नेगेटिव ट्रॉफिज्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कीमोट्रॉफिज्म।
कीमो मीन्स केमिकल, प्लांट के अंदर से जो केमिकल्स हार्मोन्स निकलते हैं। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है? हार्मोन। तो अगर आपने हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पढ़ा होगा तो उसमें जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, तो वहाँ पर फ्लावर्स के अंदर जो ओवरी होती है उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उस पर स्टिग्मा आकर लैंड होता है। तो पोलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा पर आके चिपक जाते हैं तो वहाँ से वो पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब ओवल्स की तरफ ग्रो होने लगता है। तो ये क्या होगा? पॉजिटिव ट्रॉफिनिज्म, ग्रोथ ऑफ अ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव ट्रॉफिनिज्म। और यहाँ पे नेगेटिव ट्रॉफिनिज्म क्या हो जाएगा? जिन पोलन ट्यूब की मूवमेंट हार्मोन की दिशा में नहीं हो रही है, अवे फ्रॉम हार्मोन्स हो रही है, वो नेगेटिव ट्रॉफिनिज्म हो जाएगा। मूवमेंट अवे फ्रॉम हार्मोन और केमिकल, तो जो पोलन ट्यूब हार्मोन्स के दिशा में नहीं हो रही है वो नेगेटिव ट्रॉफिनिज्म हो जाएगा। अब ट्रॉफिक मूवमेंट के अंदर जो लास्ट एग्जाम्पल है थिग्मोट्रॉफिनिज्म। थिग्मो मीन्स प्लांट को कोई सपोर्ट मिल जाए, जैसे कि कोई लकड़ी हो तो लकड़ी का सपोर्ट लेके ग्रो होने लगता है। तो उस प्लांट के जो टेंडिकल्स होते हैं उस लकड़ी के ऊपर घूमने लगते हैं, जिससे प्लांट को सपोर्ट मिलता है। ये प्लांट के लीफ और ये लकड़ी की डंडी, स्टिक फॉर सपोर्ट। क्लाइंबिंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज टेंडिकल्स ग्रोज टूवर्ड्स सपोर्ट एंड वाइंड अराउंड देम। तो ये प्लांट के टेंडिकल्स जो लकड़ी की डंडी है उसको लपेटते हैं और इस सपोर्ट को यूज़ करके ये प्लांट ग्रो होता है। तो ये पॉजिटिव ट्रॉफिनिज्म हो जाएगा। और इस प्लांट के कुछ टेंडिकल्स को किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं मिलता है तो उस तरफ ये नेगेटिव ट्रॉफिनिज्म हो जाएगा। तो ट्रॉफिक मूवमेंट के अंदर ये 5 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। अब ये तो हो गया प्लांट्स के अंदर ट्रॉफिक मूवमेंट किस तरह से होता है। तो ट्रॉफिक मूवमेंट ग्रोथ के लिए होता है और एक ग्रोथ डिपेंडेंट होता है। अब प्लांट के अंदर जो दूसरा मूवमेंट है नास्टिक मूवमेंट, तो नास्टिक मूवमेंट का ग्रोथ से कोई भी लेना देना नहीं होता है, यानी कि ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट होते हैं। नास्टिक मूवमेंट सिर्फ इमरजेंसी केसेस में होता है और ये नास्टिक मूवमेंट प्लांट खुद को बचाने के लिए करते हैं। तो ये मूवमेंट सिर्फ सेंसिटिव प्लांट के अंदर होता है। तो इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है छुई प्लांट, जिनके पत्तों को अगर आप टच करोगे तो तुरंत फोल्ड होने लगते हैं। When we touch the leaves of a sensitive plant like chumei, they fold. तो ये अचानक से कैसे फोल्ड हो सकते हैं? एनिमल्स की तरह इनके अंदर कोई नर्व सेल्स या मसल फाइबर नहीं होते जिससे कि वो मूवमेंट कर सके। तो इनके जो लीफ होते हैं वो अचानक से फोल्ड कैसे होते हैं? तो देखो, इनके पत्तों के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर वाटर भरा होता है। तो अगर आप उनको टच करोगे तो लीफ के सेल से वाटर बाहर आता है जिससे कि वो पत्ते फोल्ड हो जाते हैं। तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर आपने स्टोमेटा पढ़ा होगा तो ये आपको समझ में आया होगा। तो जैसे ही सेल के अंदर वाटर आता है तो वो स्वेल हो जाते हैं और सेल के अंदर से वाटर बाहर आता है तो श्रिंक हो जाते हैं। तो इनके लीफ फोल्ड कैसे होते हैं? इनके लीफ के सेल से वाटर बाहर हो जाता है जिससे वो फोल्ड होते हैं। और ये फोल्डिंग परमानेंट नहीं होती है, ये सिर्फ कुछ देर के लिए होता है और थोड़ी देर बाद इन लीफ के सेल्स में दोबारा वाटर अंदर आता है और वो दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन में आते हैं। और इस तरह से ये नास्टिक मूवमेंट काम करता है। तो ट्रॉफिक और नास्टिक मूवमेंट के अंदर अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो ट्रॉफिक मूवमेंट ग्रोथ के लिए होता है, यानी ये ग्रोथ डिपेंडेंट होता है। और नास्टिक मूवमेंट ग्रोथ के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ इमरजेंसी केसेस में होता है। तो नास्टिक मूवमेंट ग्रोथ इंडिपेंडेंट होगा। ट्रॉफिक मूवमेंट परमानेंट होता है, यानी प्लांट में एक बार ग्रोथ हो गया तो कम नहीं हो सकता। और नास्टिक मूवमेंट सिर्फ इमरजेंसी केसेस में होता है, यानी ये परमानेंट नहीं होता है। ट्रॉफिक मूवमेंट एक स्लो प्रोसेस है, यानी प्लांट के अंदर ग्रोथ धीरे धीरे होता है। और नास्टिक मूवमेंट फास्ट होता है, यानी जैसे हम उनके पत्तों को टच करते हैं वो फोल्ड होते हैं और थोड़ी देर बाद वो दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन में आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हार्मोन्स इन प्लांट। तो प्लांट्स के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं। तो ये कौन कौन से हार्मोन्स है और उनका काम क्या है ये हमें पढ़ना है।
तो प्लांट्स के अंदर 4 हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। पहला है ऑक्सिन। तो ये एक ग्रोथ हार्मोन है, यानी ये प्लांट का ग्रोथ कराता है। तो ये स्टेम के टिप पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे शूट होता है। तो इसका काम होता है सेल को इलोंगेट करना, और ये प्लांट को सनलाइट की दिशा में ग्रो करता है, यानी ये फोटोट्रॉफिनिज्म को कंट्रोल करता है। तो ये एक्सॉन हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। अब प्लांट के अंदर जो दूसरा हार्मोन होता है जिबरलिन। ये जिबरलिन प्लांट के स्टेम की ग्रोथ कराता है, और प्लांट के अंदर ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है जहाँ पर फ्रूट होते हैं और प्लांट के सीड होते हैं वहाँ पर। तो ये जिबरलिन क्या करता है? स्टिमुलेट स्टेम इलोंगेशन प्रेजेंट इन ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इन एरिया सच एज फ्रूट एंड सीड्स। अब प्लांट के अंदर जो तीसरा हार्मोन होता है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन आपने पढ़ा होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन करता है। साइटो मीन्स आपको याद रखना है डिवीजन। तो ये प्लांट्स के अंदर सेल का डिवीजन करता है, यानी ये प्लांट्स के अंदर सेल को बढ़ाता है। तो ये भी एक ग्रोथ हार्मोन है, और ये लीव्स और फ्लावर की एज को घटाता है, यानी ये लीव्स और फ्लावर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश रखने का काम करता है, यानी ये इनको बूढ़ा नहीं होने देता। तो इस साइटोकाइनिन का काम क्या होता है? ये सेल डिवीजन करवाता है और लीव्स और फ्लावर की एज को रुकाता है, डिलेइंग एजिंग ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। तो ये जो तीनों भी हार्मोन हैं, ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन, ये तीनों भी ग्रोथ हार्मोन है, यानी ये तीनों भी प्लांट के अंदर ग्रोथ करवाते हैं। अब प्लांट के अंदर जो चौथा हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। ये एब्सिसिक एसिड प्लांट के अंदर ग्रोथ रुकवाता है, यानी जब ये एब्सिसिक एसिड प्लांट में रिलीज होता है तो प्लांट के अंदर ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाती है। तो इस एब्सिसिक एसिड को ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। प्लांट के अंदर अगर रूट के द्वारा न्यूट्रिशन और वाटर आना बंद हो जाता है तो प्लांट को जीवित रखने के लिए ये एब्सिसिक एसिड रिलीज होता है। तो जैसे ये एब्सिसिक एसिड एक्टिवेट होता है तो ये प्लांट के अंदर स्टोमेटा को क्लोज कराता है, जिससे कि वाटर का लॉस न हो, और सीड्स के अंदर ये सीड को जर्मिनेट होने से रोकता है, यानी ये सीड को जर्मिनेट नहीं होने देता, और ज़्यादा इमरजेंसी केसेस में ये पत्तों को गिरा देता है, बूढ़ा कर देता है और उनको गिरा देता है। कॉजेस टोमेटो टू क्लोज, मेंटेन डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स। अब हमारा लास्ट पॉइंट है बेंडिंग ऑफ प्लांट। तो ये प्लांट को बेंड कौन कराता है? ये ऑक्सिन हार्मोन। तो ऑक्सिन हार्मोन के अंदर हमने पढ़ा था ये फोटोट्रॉफिनिज्म को भी कंट्रोल करता है। फोटोट्रॉफिनिज्म यानी प्लांट का जो स्टेम होता है वो सनलाइट की तरफ बेंड हो जाता है, तो प्लांट स्टिमुलस की लाइट की तरफ बेंड हो जाता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉफिनिज्म। तो ये फोटोट्रॉफिनिज्म किसकी वजह से होता है? ऑक्सिन की वजह से होता है। और ये हार्मोन ऑक्सिन होता है वो प्लांट का जो स्टेम होता है उसके टिप पर होता है, और ये टिप पर भी कहाँ होता है? अगर सनलाइट इस दिशा से आ रही है तो ये ऑक्सिन लाइट की उलट दिशा में यानी शेडेड रीजन में जाता है, यानी जैसे ही प्लांट पर सूरज की धूप आती है तो ये धूप की उल्टी दिशा में यानी शेडेड रीजन में जमा होता है और वहाँ से सेल को इलोंगेट करता है। अब जैसे ही सेल इलोंगेट होगा ये प्लांट सनलाइट की तरफ बेंड हो जाता है। तो इस तरह से ऑक्सिन हार्मोन प्लांट को सनलाइट की तरफ बेंड करता है। तो यही चीज़ें आपको लिखनी है। When light falls on a plant on one side, auxin moves and accumulate on the shaded side. Auxin stimulates cell growth, so cell on shaded side elongate and stem bend towards light. तो इस ऑक्सिन हार्मोन के बारे में एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इस ऑक्सिन हार्मोन का फंक्शन और ये प्लांट को किस तरह से बेंड करवाता है ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं इस कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पर प्रीवियस ईयर्स में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ऑब्जर्व द गिवन फिगर ए एंड बी। व्हेन च्यूइंग प्लांट इज टच्ड इट्स लीव्स फोल्ड, दिस ड्यू टू। तो क्वेश्चन में क्या बताया है? इमेज ए और इमेज बी को आपको ऑब्जर्व करना है। इस च्यूइंग प्लांट को अगर आप टच करोगे तो उसके लीव्स फोल्ड होते हैं। तो ऐसा किस वजह से होता है ये हमें बताना है। तो देखो, इन सेंसिटिव प्लांट्स के अंदर कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता है जिससे कि वो सिग्नल ट्रांसफ़र कर सके। तो देखो, इन प्लांट्स के सेल्स के अंदर पानी भरा हुआ होता है,
तो अगर कोई इनके लीव्स को टच करता है तो प्लांट के लीव्स के सेल्स से वाटर बाहर आ जाता है और वो लीव्स धीरे धीरे फोल्ड होने लगते हैं। तो ये लीव्स फोल्ड किसकी वजह से होते हैं? इनके सेल्स के अंदर वाटर का मूवमेंट होता है, चेंज इन अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स। Where are auxins synthesized? How do they promote phototrophinism? यानी जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वो प्लांट्स के अंदर कहाँ पे तैयार होता है और ये फोटोट्रॉफिनिज्म को किस तरह से प्रमोट करता है। तो सबसे पहले ऑक्सिन प्लांट्स में कहाँ पे सिंथेसाइज्ड होता है? प्लांट के शूट के टिप पर। ऑक्सिन आर सिंथेसाइज्ड प्राइमरली एट द शूट टिप ऑफ प्लांट। और ये फोटोट्रॉफिनिज्म को किस तरह से प्रमोट करता है? जब प्लांट पर लाइट एक साइड से आती है तो ऑक्सिन लाइट की अपोजिट साइड यानी शेडेड साइड में जाता है और ये शेडेड साइड में जाकर सेल्स को इलांगेट करता है, जिससे प्लांट का जो स्टेम होता है वो लाइट की तरफ बेंड हो जाता है। इस तरह से ये फोटोट्रॉफिनिज्म को प्रमोट करता है। दे प्रमोट फोटोट्रॉफिनिज्म थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेस। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ प्लांट फ्रॉम वन साइड, ऑक्सिन मूव्स एंड एक्यूमुलेट ऑन द shaded side. Auxin stimulates cell growth, so cell on shadow side elongate and stem bend towards light. Name the plant hormones responsible for following. यानी नीचे दिए गए प्लांट के फंक्शंस प्लांट में कौन सा हार्मोन परफॉर्म करता है। सबसे पहले ग्रोथ ऑफ स्टेम। तो स्टेम का ग्रोथ कौन करवाता है? हार्मोन जिबरलिन। इसके बाद प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन। तो प्लांट में सेल डिवीजन कौन करवाता है? हार्मोन साइटोकाइनिन। इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ यानी ग्रोथ को रुकवाता है। तो ग्रोथ को कौन रुकवाता है? एब्सिसिक एसिड, जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। और लास्ट में इलांगेशन ऑफ सेल, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। तो सेल को कौन इलांगेट करता है? हार्मोन ऑक्सिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट्स मूव्स वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच। हाउ इज दिस स्टिमुलस ऑफ टच कम्युनिकेटेड एंड एक्सप्लेन हाउ द मूवमेंट टेक्स प्लेस। यानी जो सेंसिटिव प्लांट के लीव्स होते हैं वो किस तरह से क्विकली अपना शेप चेंज करते हैं और स्टिमुलस के अगेंस्ट इनके अंदर कौन सा ऐसा कम्युनिकेटेड सिस्टम होता है जिससे वो मूवमेंट करते हैं। तो ऊपर जो हमने एग्जांपल देखा छुई प्लांट का, उसका एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखो, प्लांट्स के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए एनिमल्स की तरह कोई नर्वस सिस्टम वगैरह नहीं होता है। तो इनके अंदर कम्युनिकेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स के द्वारा, और ये सिग्नल सेल से सेल के द्वारा ट्रांसफर होता है और ऐसे मूवमेंट को नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। और ये हमें सेंसिटिव प्लांट के अंदर देखने को मिलती है और ये मूवमेंट इमीडिएटली और इमरजेंसी केसेस में होते हैं। तो जैसे आप कोई भी सेंसिटिव प्लांट जैसे कि छुई प्लांट को टच करोगे तो पहले उनके लीव्स के सेल्स में पानी वाटर भरा हुआ होता है। तो जैसे आप उनके लीव्स को टच करोगे उनके लीव्स के सेल्स से वाटर बाहर आ जाता है, जिससे वो लीव्स फोल्ड होने लगते हैं और थोड़ी देर बाद सेल्स के अंदर वाटर दोबारा आने लगता है, जिससे कि वो सेल्स स्वेल हो जाते हैं और लीव्स दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन में आते हैं। और कुछ इस तरह से सेंसिटिव प्लांट्स के अंदर मूवमेंट होता है। दिस स्टिमुलस इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू अ नर्वस सिस्टम लाइक इन एनिमल्स। इंस्टेड इट्स कम्युनिकेटेड थ्रू अ combination of electrical and chemical signals. These signals travel from cell to cell. This movement is called nastic movement and happens immediately. The movement happens due to change in amount of water in cells, resulting in swelling and shrinking of cells. अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नेम द मोमेंट विच कॉजेस एक्स एंड वाई टू ग्रो डाउनवर्ड्स और अपवर्ड रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर डायग्राम में दिए गए एक्स और वाई के मूवमेंट क्या है ये हमें बताना है। तो ये एग्जांपल है जियोट्रॉफिक मूवमेंट का, और यहाँ पर स्टिमुलाई क्या है? ग्रेविटी। तो यहाँ पर एक्स क्या है? रूट्स, और ये रूट्स ग्रो होते हैं डाउनवर्ड साइड में। तो ये रूट्स यानी एक्स पॉजिटिव जियोट्रॉफिनिज्म दर्शाएंगे, क्योंकि रूट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। और यहाँ पर वाई क्या है?
प्लांट का शूट या स्टेम है। ए यहाँ पे नेगेटिव जियोट्रॉफिनिज्म दिखाएगा क्योंकि ये शूट ग्रेविटी के अगेंस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है। शूट ग्रोइंग अपवर्ड अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पर एक्स पॉजिटिव जियोट्रॉफिनिज्म दर्शाएगा और फाई नेगेटिव जियोट्रॉफिनिज्म दर्शाएगा। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।